सीओपीडी पढ़ने आए सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फोकस करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस के बारे में या फिर सीओपीडी के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिसीजेस पढ़ने हैं और वो डिसीजेस एकदम आसान है, एकदम हलवा बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो देखो कौन से डिसीज हमें पढ़ने हैं। एम्फाइसीमा पढ़ना है, ब्रोंकाइटिस हमें पढ़ना है और ब्रोंकिएक्टेसिस हमें पढ़ना है। तो स्टार्टिंग विथ सीओपीडी। देखो सीओपीडी इट स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। अब इसके नाम में ही क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव आ रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब किस चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्या हो रहा है, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अब ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर ब्रोंकस में हुआ, ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर ब्रोंकस में हुआ तो हमारे पास कौन से डिसीजेस आ सकते हैं। देखो डिसीजेस आ सकते हैं हमारे पास अस्थमा। ठीक है, अस्थमा। दूसरा क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंकस में हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस एक हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये सारे डिसीजेस है जिसमें एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, ब्रोंकस में हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अगर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंकियोल्स में हुआ। कहाँ हुआ, ब्रोंकियोल्स में हुआ। तो इस डिसीज, जो कि डिसीज ब्रोंकियोल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कराती है, उस डिसीज का नाम है ब्रोंकियोलाइटिस। क्या नाम है, ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस ये बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। किस में कॉमन है, पीडियाट्रिक पेशेंट में, यानी कि छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तीसरी डिसीजेस जो है वो है अगर एल्वियोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। किसमें, एल्वियोलाई या फिर एसिनाई में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका एम्फाइसेमा। क्या एग्जाम्पल आया, एम्फाइसेमा। समझ गए सब लोग। तो आज हम लोग इस ब्रोंकोलाइटिस, अस्थमा और इस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेजर फोकस रहेगा एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, क्योंकि यही पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ एम्फाइसेमा। देखो एम्फाइसेमा होता क्या है, एम्फाइसेमा इज इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन एल्वियोलार वॉल। सिंपल इसका मतलब क्या है कि जो एल्वियोलाई की जो वॉल है उस पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बराबर, डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, उस वॉल का डायलेशन हो रहा है। समझ गए, तो एल्वियोलाई के वॉल पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब डिस्ट्रक्शन क्यों होता है हम लोग देखेंगे, जिस वजह से क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। किसका, एल्वियोलाई का। ठीक है, समझ गए सब लोग। ओके, तो ये डेफिनेशन हमने बनाई, इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। आपको पता है रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी जो ट्री होता है उसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है, तो उसके एकदम डिस्टल यानी कि उसके दूर में जो डायलेशन होगा दैट इज एम्फाइसेमा। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसका पैथोजेनेसिस। देखो होता कैसे एम्फाइसेमा। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी फॉर एम्फाइसेमा इज स्मोक। क्या होता है, स्मोक। देखो तो ये जो स्मोक है ये जाता कहाँ है, एल्वियोलाई के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, एल्वियोलाई के अंदर जाता है। और ये क्या करता है, बेसिकली इट डिस्ट्रॉयज एल्वियोलाई। हमने पहले देखा, इट डिस्ट्रॉयज एल्वियोलाई। ठीक है, अब कैसे डिस्ट्रॉय करता है हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो पहले तो एल्वियोलाई में जाता है। अब होता क्या है, एल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद यहाँ पर होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो गए तो फिर ये रिलीज करते हैं किसको, इलास्टेस को, इलास्टेस को। और ये इलास्टेस क्या करता है, इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है। इलास्टिक टिश्यू का क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। अब ये इलास्टिक टिश्यू का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या, मैंने कहा बाद में क्या होगा, डायलेशन होगा। बराबर, परमानेंट डायलेशन, परमानेंट डायलेशन। तो दिस इज पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसेमा। देखो क्या हुआ, स्मोक गया एल्वियोलाई में, फिर वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हुए, फिर इलास्टेस रिलीज हुआ, इलास्टेस ने इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन किया, परमानेंट डायलेशन हुआ, यानी कि एम्फाइसेमा हो गया। अब बॉडी के अंदर इसको रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, दैट इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम है, इट इनहिबिट्स इलास्टेस, इट बेसिकली डिस्ट्रॉयज इलास्टेस। क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, इलास्टेस। तो बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है। अब मान लो किसी को अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो गई तो उसको एम्फाइसेमा हो सकता है। और दूसरा कॉमन इटियोलॉजी और क्या है, स्मोकिंग। तो देखो इटियोलॉजी हमारे पास 2 है। पैथोजेनेसिस में जो इटियोलॉजी आती है, इटियोलॉजी में यहाँ पर लिखूंगा, इटियोलॉजी मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी क्या है, स्मोक है।
और क्या हो सकता है कि अगर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई तो ये एक इटियोलॉजी हो सकती है। समझ गए सब लोग? नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इम्फाइसीमा, देखो पहला टाइप ऑफ इम्फाइसीमा है हमारे पास सेंट्री एसिनार, दूसरा है पैन एसिनार, तीसरा है पैरासेप्टल या फिर डिस्टल एसिनार। अब इसका मैं आपको सिंपल मतलब बताता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास क्या है, आपका टर्मिनल क्या है, ब्रोंक्यूल है। दिस इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मान लो ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा बताओ, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, बेसिकली योर एसिना स्टार्ट होगा, बराबर। तो ये क्या है आपके पास, एसिना है, राइट। तो हम बेस्ड अपॉन एनाटॉमी इस इम्फाइसीमा को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखो ध्यान से देखो, हाँ देखो कैसे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। देखो पहला है हमारे पास सेंट्री एसिनार, सेंट्री एसिनार। अब सेंट्री एसिनार में क्या होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, तो ये जो है देखो बीच वाला पार्ट यहां पर डायलेट हुआ है, राइट। तो बीच वाला पार्ट, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो यहां पर डायलेशन हुआ है, बराबर। सो दिस इज सेंट्री एसिनार। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल पार्ट डायलेट हुआ है, सेंट्रल पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, जिस वजह से वो डायलेट हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, दूसरा एग्जांपल क्या है, पैन एसिनार। पैन एसिनार, पैन एसिनार मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एसिना डायलेट हो गया, पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया और पूरा ही डायलेट हो गया। देखो पूरा ही यहाँ पर कितना ज़्यादा डायलेट हो गया, राइट। दिस इज पैन एसिनार। तीसरा क्या है, पैरासेप्टल या फिर डिस्टल एसिनार। मैं क्या लिखूंगा, डिस्टल एसिनार, डिस्टल एसिनार या फिर पैरासेप्टल, पैरासेप्टल, राइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्टल पार्ट यहाँ पर डायलेट होगा। देखो ये आपका एसिनाए है, तो इसका जो डिस्टल पार्ट है वो यहाँ पर डायलेट हो रहा है, ठीक है, डिस्टल पार्ट डायलेट हो रहा है। अब ध्यान से समझो कि सेंट्रल पार्ट क्यों डायलेट होगा। देखो ये जो सेंट्री एसिनार है, इट इज मोस्ट कॉमन सब टाइप, मोस्ट कॉमनली सब टाइप कौन सा होता है, सेंट्री एसिनार। एंड इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ, मतलब हमेशा सेंट्री एसिनार जो एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग में क्यों सेंट्री एसिनार इम्फाइसीमा होता है, ध्यान से समझो। आप स्मोक जब भी इनहेल करोगे तो स्मोक डिपेंडेंट पार्ट्स में जाएगा, तो डिपेंडेंट पार्ट्स में जाकर वो एक्यूमुलेट होगा इन वाले, तो इस वजह से सेंटर वाला पार्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा, बराबर। क्योंकि स्मोक कहाँ पर जाता है, डिपेंडेंट पार्ट में जाता है, समझ गए। तो इस वजह से सेंट्री एसिनार इज एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि सेंट्री एसिनार जो है, इसमें अपर लोब्स ऑफ लंग, अपर लोब्स ऑफ लंग मोर इन्वॉल्व, मोर कॉमनली इन्वॉल्व, मोर इन्वॉल्व, समझ गए। अपर लोब जो है वो मोर कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा क्या है, पैन एसिनार। अब पैन एसिनार में एंटायर एसिना डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एंटायर एसिना क्यों डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये पहली चीज तो ये रेयर कंडीशन है। इट इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। मैंने पहले आपको बताया था कि अल्फा 1 की एंटी ट्रिप्सिन की अगर डिफिशियंसी होगी तो भी इम्फाइसीमा हो सकता है, राइट। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा इम्फाइसीमा होता है, पैन एसिनार। और एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर लंग भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर लिवर भी इन्वॉल्व होगा। अब लिवर क्यों इन्वॉल्व होगा, देखो लिवर ही वो ऑर्गन है जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो अब ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रही है ना। तो यहाँ पर पैन एसिनार इम्फाइसीमा में लंग प्लस लिवर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरी चीज समझो कि जो पैन एसिनार है उसमें लोअर लोब्स ऑफ लंग, लोअर लोब्स ऑफ लंग मोर कॉमनली इन्वॉल्व, लोअर लोब्स ऑफ लंग मोर कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट पैन एसिनार। अगला है डिस्टल एसिनार या फिर पैरासेप्टल। अब इसका हम लोग एक एक लॉजिक समझेंगे, ठीक है। इसका और एक नाम पहले तो समझ लो, इसको हम लोग कहते हैं बुलस इम्फाइसीमा। क्या कहते हैं, बुलस इम्फाइसीमा, बुलस इम्फाइसीमा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। ये पहली चीज होता किन किन लोगों में, देखो जो कि फैंसी स्मोकर्स होते हैं, फैंसी या फिर यंग एज स्मोकर्स, यंग एज स्मोकर्स। तो वो जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें जो स्मोक है वो बहुत फास्टली वो इनहेल करते हैं, बराबर। तो ये जो स्मोक है ये कहाँ पर जाएगा, डिस्टल रीजन में जाएगा कि नहीं, बराबर। तो ये डिस्टल रीजन में जा रहा है और उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, समझ गए। तो ये किस में होता है, फैंसी या फिर यंग एज स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बेसिकली ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये बेसिकली क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, बराबर। और ये रप्चर होने की वजह से क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझो, आराम से समझो। देखो मान लो कि ये आपकी क्या है, लंग है। देखो ये क्या है आपका, ये आपकी लंग है। मान लो कि यहाँ पर मैं एक लंग ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। मान लो यार गंदी डायग्राम मेरी, ये लंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि आपका एसिना है, बराबर, या मान लो ये आपका यहाँ पर एसिना है, बराबर। यहाँ पर ये क्या है, ये जो स्पेस है दैट इज प्लूरल स्पेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस।
इसको हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो ये ध्यान से देखो, ये जो डिस्ट्रक्शन है इट इज क्लोज टू सेप्टा, यानी कि लंग के वॉल के काफ़ी क्लोज है, इसीलिए हमने इसको नाम कह दिया पैरासेप्टल। ठीक है, पैरासेप्टल। तो ये वेरी क्लोज टू द वॉल ऑफ लंग है, या फिर लंग सेप्टा या फिर प्लूरा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इट कैन रप्चर, बराबर, इट कैन रप्चर। तो मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है कि ये रप्चर हो गया, ये क्या हो गया, रप्चर हो गया। तो ये जो एयर है, ये जो एयर जो आप इनहेल करते हैं वो क्या कर सकती है, एयर कैन बेसिकली कलेक्ट आउटसाइड लंग, कलेक्ट आउटसाइड द लंग, बराबर, इट कैन कलेक्ट आउटसाइड द लंग। और यहाँ पर अगर ये लंग के बाहर अगर कलेक्ट हो गई तो, लेकिन ये कहाँ पर कलेक्ट हो रही है, इट इज बिटवीन द प्लूरल कैविटी, राइट, प्लूरल स्पेस के अंदर है, प्लूरल कैविटी के अंदर है, बराबर। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो क्या हो रहा है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, जो एयर है इट इज बेसिकली गोइंग आउटसाइड द लंग बट इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरल कैविटी। तो इसको हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब एक बात समझो, जब भी आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगा तब ये जो है ये स्टैटिक नहीं होती। अब जैसे जैसे आप इनहेल करोगे एयर को, वैसे वैसे वो लंग कीप्स ऑन एक्यूमुलेट, कहाँ पर, प्लूरल स्पेस में। तो जैसे आप इनहेल करोगे तो वो एयर कैन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड दिस स्पेस, जिस वजह से जो लंग का जो पैरेन्काइमा है इट कैन गेट कंप्रेस। समझ गए। तो ये देखो यहाँ पर अगर एयर एक्यूमुलेट होगी तो लंग का पैरेन्काइमा कंप्रेस होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स का डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, मैं डायग्नोसिस, इस डायग्नोसिस को यहाँ पर नीचे लेता हूँ। देखो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का डायग्नोसिस क्या होता है कि यहाँ पर क्लिनिकली एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड्स, ब्रेथ साउंड्स आपको सुनाई नहीं देते, ठीक है, ब्रेथ साउंड्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और दूसरी चीज़, या इसका ट्रीटमेंट समझो, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज। तो ये बस आपको अभी के लिए याद रखना है, ये हम लोग मेडिसिन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका हमने क्या देखा कि डायग्नोसिस, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फाइसेमा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, ओके। तो अगला जो डिसीज है, अगला जो डिसीज है दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस, ठीक है। पहली चीज़, ये जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है ना, ये इसका ही है। देखो इसका ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ एक बार। देखो ये जो है, ये ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज, बराबर। उसका डायग्नोसिस क्या है, एब्सेंस ब्रेथ साउंड, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फाइसेमा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, ओके। तो एम्फाइसेमा। अगला देखो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इट इज डायग्नोस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। इट इज ऑलवेज डायग्नोस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। देखो किसी भी बंदे को अगर परसिस्टेंट कफ है और ये जो खांसी है इट इज विथ स्पूटम, ठीक है, स्पूटम के साथ खांसी है, एंड फॉर 3 months एंड फॉर 2 कंजिकेटिव ईयर्स। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपके ब्रोंकाइटिस की, ईयर्स। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखो किसी भी बंदे को अगर खांसी आ रही है 3 महीने के लिए, वो खांसी परमानेंटली चल रही है, और ऐसा नहीं कि एक ही साल में हो रही है, हर दूसरे साल में, मतलब 2 साल तक मिनिमम खांसी जो है वो उसको आ ही रही है 3 महीने, साल भर, ठीक है। तो उस पेशेंट को हम लोग डायग्नोस करते हैं विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, समझ गए। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज डायग्नोस्ड मोस्टली ऑन क्लिनिकल बेसिस। अब इसका पैथोजेनेसिस समझो, ठीक है, बहुत आसान है। देखो पैथोजेनेसिस में क्या होगा, देखो इसका भी पैथोजेनेसिस इज स्मोक। देखो स्मोक से क्या होता है कि स्मोक जब भी ब्रोंकस में जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा। ब्रोंकस में जाने के बाद ये क्या करेगा, म्यूकोसा को क्या करता है, इरिटेट करता है, राइट, म्यूकोसा को इरिटेट करता है। और इस म्यूकोसा की इरिटेशन की वजह से यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता है, बराबर। और क्या होता है, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है उनका भी नंबर यहाँ पर बढ़ता है। तो इसमें बेसिकली, और ये जो ग्लैंड्स है दे आर प्रेजेंट सब म्यूकोसा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा के अंदर। तो सब म्यूकोसा के अगर ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं एंड म्यूकस यहाँ पर सिक्रीशन बढ़ रहा है, तो दैट इज योर पैथोजेनेसिस फॉर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या हो रहा है, स्मोक आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्रोंकस में जा रहा है, म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ रहा है, और यहाँ पर ग्लैंड्स का नंबर और सब म्यूकोसा का जो ये है थिकनेस वो बढ़ रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टर्मिनोलॉजी यहाँ पर रीड्स इंडेक्स, तो मैं रीड्स इंडेक्स को आपको समझाऊंगा। देखो रीड्स इंडेक्स क्या होता है, रीड्स इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ सब म्यूकोसल लेयर थिकनेस अपॉन that is epithelium to cartilage distance, अब इसका मतलब समझो। देखो आपका जो ब्रोंकस है, नॉर्मली ब्रोंकस में क्या होता है, ये होता है इपिथेलियम, ये क्या है इपिथेलियम, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, और यहाँ पर है सब म्यूकोसा। तो रीड्स इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये रेशो है, किस चीज़ का रेशो है, थिकनेस ऑफ सब म्यूकोसल लेयर, ये देखो ये सब म्यूकोसल लेयर है, इसकी थिकनेस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम इपिथेलियम टू कार्टिलेज, ठीक है। तो इसके रेशो को हम लोग कहते हैं रीड्स इंडेक्स। तो अब एक बात समझो कि ये जो आपको जो इपिथेलियम है, इसका कौन सा इपिथेलियम होता है, बताओ कौन सा इपिथेलियम होता है, इपिथेलियम कौन सा होता है, बताओ, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। तो हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं बेस्ड अपॉन रीड्स इंडेक्स, ध्यान से समझो। नॉर्मली जो रीड्स इंडेक्स होता है, नॉर्मली इट इज 0.4, नॉर्मली कितना होता है रीड्स इंडेक्स, नॉर्मली रीड्स इंडेक्स इज 0.4, ठीक है। और जो भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में मैंने क्या कहा था, सब म्यूकोसल लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो फिर जो आपका जो रीड्स इंडेक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट्स वैल्यू इज मोर देन 0.4, समझ गए। तो ये बेसिकली रीड्स इंडेक्स का पूरा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर देखो, ये ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है, इसमें देखो म्यूकोसल लेयर की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बराबर। तो इस वजह से रीड्स इंडेक्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। सबको क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि जो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, ग्लैंड्स का नंबर बढ़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। क्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्निया। क्या कहते हैं, डिस्निया। समझ गए सब लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम लोग फटाफट से इन दोनों के बीच थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएटिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ताकि एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो पहली चीज़ मुझे बताओ, डिस्निया के अंदर, सॉरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर डिस्निया होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। एंड इट इज़ बेसिकली माइल्ड एंड लेट। देखो डिस्निया दोनों में होगा, लेकिन जो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें माइल्ड एंड लेट होगा। क्यों माइल्ड एंड लेट होगा, ध्यान से समझो। क्योंकि यहाँ पर क्या अफेक्ट हो रहा है, ब्रोंकस में अफेक्ट हो रहा है, और इम्फाइसीमा के अंदर आपका जो मेन जो एयर गैस एक्सचेंज का साधन है, जो आपका एल्वियोला है, उसमें प्रॉब्लम है। तो डिस्निया विल बी सीवियर एंड अर्ली इन केस ऑफ इम्फाइसीमा। सबको क्लियर है, क्योंकि एल्वियोला अफेक्ट हो रहे। क्यों, मैंने यहाँ पर रीजन भी लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एल्वियोला अफेक्ट हो रहे हैं। एल्वियोला अफेक्ट होंगे तो डिस्निया सबसे पहले, और सीवियर किस में होगा, इम्फाइसीमा में होगा। सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा किस में होगी, इम्फाइसीमा में होगी। समझ गए। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, कफ। मुझे अभी बताओ कफ किस में प्रेजेंट होगा, कफ सिंपल बात है, कफ किस में प्रेजेंट होगा, ब्रोंकाइटिस में प्रेजेंट होगा। देखो कफ विल बी अर्ली एंड मोर स्पुटम। और यहाँ पर जो है कफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इरिटेशन है तो कफ तो आएगा, बट नो स्पुटम। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्वियोलाई वॉल्स का डायलेशन, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई कफ का रिलेटेड है क्या, कि यहाँ पर क्या मोर स्पुटम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था आपको कि यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ रहा है, म्यूकस की वजह से कफ आएगा, स्पुटम आएगा। समझ गए सब लोग, ओके। अगला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, इन्फेक्शंस। मुझे बताओ म्यूकस किस में बढ़ रहा है, आपके ब्रोंकाइटिस में बढ़ रहा है। अब म्यूकस बढ़ने की वजह से सीलियरी फंक्शंस, अब आपके ब्रोंकस में सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। अब वो सीलिया फंक्शन कर पाएगा क्या, अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सीलिया, अगर कोई भी माइक्रोब जाकर उधर बैठ गया, तो अगर सीलिया मूव नहीं हो रहा है तो माइक्रोब उधर ही बैठा रहेगा। तो इन्फेक्शन के जो चांसेस है, इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड इट इज ऑकेजनल, या फिर रेयर में लिख लेता हूँ, इन केस ऑफ इम्फाइसीमा, क्योंकि यहाँ पर कोई सीलिया या फिर म्यूकोस का खेल नहीं है। समझ गए। तो इन्फेक्शन कॉमन क्यों है, मैं इसका भी रीजन यहाँ पर लिख लेता हूँ, राइट। मैं इसका भी रीजन यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो क्या रीजन बताया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीलियरी फंक्शन लॉस्ट हो रहा है, तो इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस देखो,
कॉर पल्मोनल। अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर थोड़ी समझानी है। देखो आप अनुमान बच्चे क्या करते हैं, छोटे वीडियोस देखने के चक्कर में ऐसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको बस ऊपर ऊपर से रीड करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको फाइनल ईयर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको कंसेप्ट कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है, लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉर पल्मोनल को हम समझते हैं। देखो कॉर पल्मोनल, अब कॉर पल्मोनल का मतलब क्या होता है? कॉर पल्मोनल क्या होता है? इट इज़ राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड का हार्ट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर इन लंग्स। ये क्या बात हो गई भाई? आपको तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट साइड का हार्ट फेलियर मतलब मेनली इसमें क्या होता है आपको पता है? जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो एनलार्ज हो जाता है। राइट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है। देखो आपको सिंपल पता है कि ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है। मैं फिर से आपको बेसिक में लेके जाता हूँ, फिर से याद करो। ब्रोंकाइटिस में एयर गैस एक्सचेंज अफेक्ट हो रहा था, बराबर। एयर गैस एक्सचेंज अफेक्ट हो रहा था, तो आपके ब्लड के अंदर, मुझे बताओ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसा रहेगा? कम रहेगा। और जैसे ही ब्लड के अंदर कौन से ब्लड के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग के पास ब्लड लेके जाती है फ्रॉम हार्ट, तो उसके अंदर ब्लड का ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा। जिस वजह से क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिस वजह से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाती है? नैरो डाउन हो जाती है। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ा हुआ है तो उस वजह से राइट साइड के हार्ट पे बहुत प्रेशर आएगा। क्योंकि मुझे बताओ ब्लड कहाँ से कहा जाता है? राइट साइड ऑफ हार्ट, यानी कि राइट साइड ऑफ हार्ट बोलने से अच्छा मैं यहाँ पर राइट वेंट्रिकल बोलता हूँ। देखो ब्लड कैसा फ्लो होता है? राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी में। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर इसको ओवरलोड होगा, और जिस वजह से राइट वेंट्रिकल का क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगा। क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगा। हाइपरट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से इट कैन फेल। समझ गए? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कॉर पल्मोनल। अब मुझे बताओ कॉर पल्मोनल किसके वजह से हो रहा था? मोस्टली इट वॉज बिकॉज ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो कॉर पल्मोनल इज कॉमनली सीन, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉर पल्मोनल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? पल्मोनरी हार्ट डिसीज। इसका दूसरा नाम एक याद कर लो। देखो ऐसा कॉर पल्मोनल सुने किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉर पल्मोनल का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनरी हार्ट डिसीज। समझ गए? तो कॉर पल्मोनल इज कॉमन इन ब्रोंकाइटिस एंड इट इज़ वेरी रेयर इन केस ऑफ एम्फाइसीमा। सबको समझ गया? मुझे बताओ एयरवे का रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? ब्रोंकाइटिस में या एम्फाइसीमा में? एयरवे का रेजिस्टेंस, मुझे बताओ एयरवे का रेजिस्टेंस, ब्रोंकस के थ्रू एयर जा रहा था तो रेजिस्टेंस विल बी मोर इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड इट इज़ स्लाइटली, मतलब थोड़ा स्लाइटली मोर। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लाइटली मोर, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्सरे ऑफ चेस्ट, मुझे बताओ अगर आप चेस्ट का एक्सरे लोगे, यहाँ पर मैंने पहले बताया कॉर पल्मोनल किस में दिखता है? आपके ब्रोंकाइटिस के अंदर, बराबर। तो यहाँ पर हार्ट की क्या हो रही है? हाइपरट्रॉफी। तो हार्ट की साइज कौन से एक्सरे में आपको बड़ी दिखेगी? यस, लार्ज हार्ट विल बी सीन इन ब्रोंकाइटिस, बराबर। और यहाँ पर स्मॉल हार्ट देखने को मिलेगा। स्मॉल हार्ट, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा विथ रिलेटिव टू लंग। मैं यहाँ पर लिखूंगा रिलेटिव टू लंग, क्योंकि यहाँ पर देखो लंग का क्या हो रहा था? एम्फाइसीमा में क्या हो रहा था? बेसिकली डायलेशन हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, डायलेशन हो रहा था। डायलेशन की वजह से लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, बराबर। तो लंग यहाँ पर बड़ी होगी, हार्ट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस करेगा, बट मेजरली रिलेटिव टू लंग यहाँ पर स्मॉल हार्ट आपको दिखेगा। समझ गए सब लोग? ओके। फिजिकल अपीयरेंस, अब जो पेशेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। देखो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को पहले डॉक्टर्स क्या कहते थे? ब्लू ब्लोटर्स कहते थे। क्या कहते थे? ब्लू ब्लोटर्स। और इनको बेसिकली कहा जाता था पिंक पफर्स। क्या कहते थे? पिंक पफर्स। अब इसका रीजन समझो। देखो ब्लू ब्लोटर्स क्यों कहते हैं? अब मैंने पहले ही कहा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था? ब्लड का ऑक्सीजन घट रहा था। अब ब्लड का ऑक्सीजन अगर घट रहा है तो ब्लड का ऑक्सीजन घटने की वजह से, मैंने यहाँ पर रीजन लिखूंगा, क्या हो रहा था? ब्लड का ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो रहा था। ब्लड का ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो आपके पेशेंट का जो आपका स्किन है और लिप्स है उसके, वो कैसे हो रहे थे? ब्लू हो रहे थे। इसलिए इन पेशेंट्स को हम लोग ब्लू ब्लोटर्स कहते थे। और इनको पिंक पफर्स क्यों कहते हैं?
देखो अब इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली पेशेंट जो है एम्फाइसीमा में क्या करता है, बहुत शॉर्ट और फास्ट ब्रेथ्स लेता है, फास्ट ब्रेथ्स लेता है। अब ये बहुत शॉर्ट और फास्ट ब्रेथ्स लेने की वजह से आप कभी देखो, आप जब भी बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करने के बाद बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हो, तो आपका जो चिक्स है और जो आपका फेस है वो बेसिकली क्या हो जाता है, चिक्स एंड फेस इट बिकम्स रेड, बराबर, इट बिकम्स रेड या फिर पिंक, पिंक या फिर रेड हो जाता है। तो ये हो रहा था इसमें, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं पिंक पफर्स। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि हम लोग ब्लू ब्लोटर्स किसको कहते हैं और पिंक पफर्स किसको कहते हैं। सो दिस इज ऑल डिफरेंस इन बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। आई होप आपको सारा कॉर पल्मोनल वगैरह सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। देखो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला लास्ट टॉपिक देखो, ब्रोंकिएक्टेसिस। अब कभी भी आपके दिमाग में ब्रोंकिएक्टेसिस वर्ड आला रे आला, तो आपके दिमाग में ये एक्टेसिया दिखना चाहिए। एक्टेसिया क्या दिखना चाहिए, एक्टेसिया। एक्टेसिया का मतलब क्या होता है आपको पता है, डायलेशन होता है, बराबर, डायलेशन होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रोंकस का डायलेशन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू इन वॉल ऑफ ब्रोंकस दैट कॉजेस परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, बराबर। क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, ब्रोंकस का हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, परमानेंट डायलेशन हो रहा है इन द वॉल ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। अब इसका पैथोजेनेसिस हम लोग समझते हैं कैसे होता है। देखो पैथोजेनेसिस काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉज होगा इसमें, जो आपका सीलिया है, सीलिया इट विल अनेबल टू फंक्शन, सीलिया अनेबल टू फंक्शन। मुझे बताओ, अगर सीलिया अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, सीलिया फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो म्यूकस यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, म्यूकस एक्यूमुलेट होगा। मैंने पहले ही कहा था सीलिया म्यूकस को क्लियर करने का काम करता है। सीलिया का काम क्या होता है, म्यूकस क्लियर करना। लेकिन अगर सीलिया फंक्शन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस का एक्यूमुलेशन होगा, राइट। म्यूकस का यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। और म्यूकस एक्यूमुलेशन हो गया तो इस म्यूकस के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स इसमें जो है क्या हो सकते हैं, कॉटअप हो सकते हैं, यानी कि ट्रैप हो सकते हैं, कॉटअप हो सकते हैं या फिर इसमें ट्रैप हो सकते हैं, बराबर। अब ये ऑर्गेनिजम्स अगर ट्रैप हो गए तो दिस ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, दे कैन ग्रो मल्टीप्लाई ओवर देयर, बराबर, दे कैन ग्रो मल्टीप्लाई ओवर देयर। और इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन होंगे ब्रोंकस में। और इन इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, किसका, डिस्ट्रक्शन होगा किसका, फिर से बताओ, डिस्ट्रक्शन किसका होगा, स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, इलास्टिक टिश्यूज। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर डायलेशन होगा, किसका, किसका 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 डायलेशन होगा, डायलेशन किसका होगा, दोनों का होगा, किसका, ब्रोंकस का भी एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स का भी। सो दिस इज पैथोजेनेसिस। बहुत आसान है, देखो ऐसा लगने में बड़ा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल। क्या हो रहा है, सीलिया काम नहीं कर रहा, म्यूकस एक्यूमुलेटर है, उसमें ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वॉल्स का, और डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर डायलेशन हो रहा है, समझ गए। सो दिस इज पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। अब इसका डायग्नोसिस देखो, डायग्नोसिस इट इज मोस्टली, डायग्नोसिस मोस्टली इट इज क्लिनिकल बेस्ड। इसका भी डायग्नोसिस कैसा है, क्लिनिकल। क्लिनिकल में अगर आपको क्या दिखा, क्रोनिक कफ दिखा, बंदे को क्रोनिक कफ दिखा, एंड एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म है कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम, कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम। अब कोपियस अमाउंट का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्पूटम दिख रहा है, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा, तो उस, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोपियस आपको दिखा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। तो कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम एंड क्रोनिक कफ, इस पर हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसका ग्रॉस फीचर समझो, देखो एक पॉइंट समझो, ग्रॉस फीचर। ग्रॉसली हम लोग कैसे देखते हैं इसको, देखो ग्रॉस, ग्रॉसली। अब मुझे बताओ, ये आपका मान लो ये लंग है आपका, मान लो कि ये आपका लंग है, आप बहुत खराब डायग्राम मेरी, आई नो। ये मान लो कि ये क्या है, आपका लंग है। अब मुझे बताओ, नॉर्मली जो कट सरफेस है, तो ग्रॉसली आपको क्या दिखेगा, कट सरफेस। ये क्या है, कट सरफेस ऑफ लंग है। तो कट सरफेस ऑफ लंग में आपको मल्टीपल डायलेटेड ब्रोंक्यूल्स दिखेंगे, मल्टीपल डायलेटेड ब्रोंक्यूल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, मल्टीपल डायलेटेड ब्रोंक्यूल्स दिखेंगे। तो ये देखो, ये आपका कट सरफेस है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल डायलेटेड 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 क्या दिखेंगे, ब्रोंक्यूल्स दिखेंगे। और नॉर्मली ये जो ये प्लूरा है आपका, बराबर, ये प्लूरा है, तो नॉर्मली 2 सेंटीमीटर जो है ना, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लूरा, प्लूरा नॉर्मली, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है, 2 सेंटीमीटर ऑफ प्लूरा में कोई आपको डायलेशन नहीं मिलता, डायलेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको 2 सेंटीमीटर में यहाँ पर डायलेशन मिल रहा है, डायलेशन मिल रहा है, तो इट इज ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि बंदे को ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ है कि नहीं। समझ गए सब लोग। अब इसका हम लोग देखते हैं
डायग्नोसिस, बेस्ट डायग्नोसिस क्या होता है? देखो बेस्ट डायग्नोसिस किसी ने पूछा तो आपको बताना है, या फिर इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहते हैं। जैसे फार्मैक में होता है ना ड्रग ऑफ चॉइस, वैसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? HRCT। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिससे हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस। तो आई होप हमने सब कुछ खत्म किया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले COPDs पढ़ा, फिर हमने एम्फाइसीमा अच्छे से पढ़ा, इसका पैथोजेनेसिस देखा, पूरे टाइप्स देखे, राइट, पूरे टाइप्स देखे। फिर हमने क्या देखा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा, रीड्स इंडेक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो पढ़ी। फिर हमने डिफरेंसेस देखे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कॉर पल्मोनल जो कि फाइनल ईयर का टॉपिक है बट आपको अभी आना चाहिए, ये देखा। फिर फाइनली हमने ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में देखा कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ग्रॉस क्या है, बेस्ट डायग्नोसिस क्या है। तो इसके साथ हमने COPDs को ख़त्म कर लिया है। COPDs हमने देखो क्या क्या कवर किया है। वी हैव बेसिकली कवर्ड, क्या कवर किया है हमने? ब्रोंकाइटिस कवर किया है, ब्रोंकिएक्टेसिस कवर किया है, एम्फाइसीमा कवर किया है। ये जो आपका ब्रोंकियोलाइटिस है इट विल बी कवर्ड इन पीडियाट्रिक्स। और अस्थमा जो है इट इज़ कवर्ड बेसिकली इन योर फार्मेकोलॉजी। समझ गए? तो ये पूरे COPDs हमने अच्छे से यहाँ पर ख़त्म किए। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल मज़ा आना ही चाहिए, बहुत आसान टॉपिक्स है, लेकिन अच्छे से पढ़े तो बहुत आसान है। समझ गए? सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लंग कैंसर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लंग कैंसर्स। और जैसे हमारा लंग कैंसर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम लोग नीट PG और INI-CET के PYQs देखेंगे। हम लोग PYQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एक 20-25 मिनट का एक वीडियो बनेगा नीट PG INI-CET का, और हम लोग पूरे PYQs को भी साथ साथ खत्म करते हुए चलेंगे। सो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।